स्टूडेंट, कल हमारा 8th टॉपिक हिंदी पेडागोजी का फिनिश हो गया था। आज हम 9th टॉपिक अपना हिंदी पेडागोजी का स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आज ख़त्म हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ये आज ख़त्म होगा। हो सकता है 2 दिन लग जाएं, ये भी थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन लगेंगे तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आज हमारा है 9th टॉपिक उपचारात्मक शिक्षण। तो ये होता क्या है उपचारात्मक शिक्षण? पहले तो ये जानते नहीं, पहले ये नहीं जानेंगे। पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद हम आगे जानेंगे कि ये होता क्या है उपचारात्मक शिक्षण। तो ये होता क्या है उपचारात्मक शिक्षण? ये निदानात्मक ये निदानात्मक या उपचारी शिक्षण होता क्या है, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? उपचारी या निदानात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है जो शिक्षा या शिक्षण में जो बाधाएं आती हैं, शिक्षक को पढ़ाते समय, जो शिक्षा में या शिक्षण करते समय जो बाधाएं आती हैं, या जो उनका उद्देश्य होता है शिक्षा का या शिक्षक का, या जो लक्ष्य होता है, तो वो उस लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति को करने में या उद्देश्य को प्राप्त करने में जो बाधाएं आती हैं, उनको जो समस्याएं आती हैं, और उनका जो वास्तविक कारणों का पता लगाने को हम क्या कहते हैं? शैक्षणिक निदान या फिर उपचारात्मक शिक्षण। तो ये इसका है मतलब वो ये कि जो पढ़ाते समय या शिक्षा से संबंधित जो भी बाधाएं आती हैं और जो उनके उद्देश्य को पूरा होने में रोकती हैं या उद्देश्य की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, और उन बाधाओं को पता करके उनका निदान करने को उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। तो वही चीज़ है कि बाधाओं से मतलब है या समस्याएं आए, कोई भी किसी बच्चे को पढ़ने की बहुत सी समस्याएं होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अभी जितना जरूरी है उतना ही समझाऊंगे हुए। और ये शैक्षणिक परीक्षाएं हैं क्या? शैक्षणिक परीक्षाएं हैं क्या? आपको ये तो समझ आ गया कि जो बाधाएं आती हैं उनका पता लगाने को हम क्या कहते हैं? शैक्षणिक निदान। ठीक है, लेकिन ये होती क्या है शैक्षणिक परीक्षाएं? तो ये क्या होती है? ये उपलब्धि परीक्षाओं का ही दूसरा रूप होती है। मैंने आपको उपलब्धि परीक्षाओं के बारे में बताया है। तो ये शैक्षणिक निदान जो है ये उपलब्धि परीक्षाओं का ही दूसरा रूप है। और निदानात्मक परीक्षाओं में हम अपने अधिगम अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान को की विशिष्टताओं को, मतलब जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, निदानात्मक परीक्षाओं में जो हम अपने अधिगम द्वारा, यानी कि जो हम सीखते हैं अनुभव द्वारा, जो भी हमने सीखा है, ज्ञान अर्जित किया है, उसकी विशिष्टताओं यानी कि विशेषताओं और कमियों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि टीचर जो होता है, अध्यापक, पहले शिक्षा से संबंधित जो भी कमियां होती हैं या जो समस्याएं होती हैं आदि सबको जानने की कोशिश करता है कि ये समस्या क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है। ठीक है, और बाद में उनको दूर करने का उपाय करता है। ये है निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण में कि पहले क्या होता है, एक शिक्षक होता है या अध्यापक होता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि शिक्षा में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। उसके बाद वो उनका निदान करता है। जैसे आप देख लीजिए, एक डॉक्टर का एग्जाम्पल है। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, पहले तरह तरह के यंत्रों के द्वारा वो रोग का पता लगाता है। ठीक है, उसके बाद उसे रोग जब पता चल जाता है तो वो उसका उपचार करता है। यही इस शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत भी ऐसे ही प्रक्रिया चलती है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है, उसके बाद उसका उपचार करता है, ऐसे ही एक शिक्षक उसके समस्याएं, जो शिक्षण में समस्याएं आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उनका पता करता है, उसके बाद उसका उपचार करता है। तो यही है उपचारात्मक शिक्षण। आइए देखते हैं इसमें है क्या। आपकी समझ आ गया होगा कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं सभी को लेके चल रही हूँ। बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, उनके लिए ये चीज़ नई होती है। तो आइए देखते हैं। हिंदी में उपचारी शिक्षण, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारी शिक्षण है।
देखिए यही मैं समझा रही हूँ ना कि शैक्षणिक निदान, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसका प्रयोजन क्या है, उपचारित शिक्षण। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षक कार्य अपनाया जाता है उसे उपचारित शिक्षण कहते हैं। ये अभी मैंने समझाया है कि वही पता लगाना पहले कठिनाइयों का, उसके बाद उनका निदान करना, उसे ही उपचारित शिक्षण कहते हैं। उपचारित शिक्षण के भी अनेक रूप हो सकते हैं। बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास, वैयक्तिक भेदों के आधार पर व्यक्तिगत बालक की अशुद्धियों का निवारण, उपचार गृहों अथवा भाषा प्रयोगशालाओं में बालकों के उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास। ठीक है, ये आपकी समझ आ ही गया होगा कैसे कैसे किया जाता है। आगे है सस्वर वाचन। इसमें देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन बना था, ये मैंने लाइन भी कर दी है। तो ये क्या है, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन क्या है, थोड़ा हड़बड़ा गई, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन क्या है ये आ सकता है। तो वो उपचारित शिक्षण है और शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है बन के। आगे देखिए सस्वर वाचन संबंधी कठिनाइयों से संबंधित उपचारित शिक्षण। तो इसमें क्या है, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। सर्वप्रथम शिक्षक को अपना आदर्श वाचन, सभी दृष्टियों, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, उचित स्वर, गति, यति, प्रभा, आरोह अवरोह आदि से आदर्श बनना चाहिए। ये वही चीज़ है कि शिक्षक को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसका उच्चारण शुद्ध हो, स्पष्ट हो, उसमें स्वर में गति, यति, प्रभा, आरोह अवरोह, ये मैं सब करा चुकी हूँ, तो इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आगे देखते हैं। जिन ध्वनियों एवं शब्दों के उच्चारण में अशुद्धियां होती हैं उनके शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण की शिक्षा और अभ्यास कराना चाहिए। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण और बाद में उचित स्वर, गति, यति, प्रभा की दृष्टि से भी बालकों को प्रशिक्षित करना और सस्वर वाचन का अभ्यास कराना। शब्दार्थ संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और अर्थ ग्रहण की योग्यता बढ़ाना। अच्छे अच्छे अवतरणों का चयन कर वाचन कराना, वाचन में रुचि उत्पन्न कराना। अधिक वाचन के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या उनका कॉन्फिडेंस की वजह से वो गलत पढ़ते हैं, कभी कभी बहुत से बच्चे हेजिटेशन की वजह से, और कभी कभी वो पढ़ना ही नहीं आता उन्हें, तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका देना चाहिए और वो गलती अगर कहीं करते हैं तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए। मौखिक रचना संबंधी विविध अभ्यास, भाषण, वाद विवाद, कविता, पाठ, अंताक्षरी प्रतियोगिता आदि। आगे देखते हैं, इसमें कुछ ऐसा था नहीं समझाने लायक। सस्वर वाचन संबंधी उपचारित शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बात है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सस्वर वाचन संबंधी उपचारित शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। दोषपूर्ण सस्वर वाचन करने वाले छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल विषय सामग्री द्वारा उनका शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए, भले ही कुछ समय के लिए कक्षा स्तर से नीचे उतरना पड़े। पठन सामग्री उनके अनुकूल, सरल और रोचक होनी चाहिए, जिससे धीरे धीरे पठन में उनकी रुचि बढ़े, गति बढ़े और अर्थ ग्रहण की शक्ति भी बढ़े। वाचन को सौदेश्य बनाकर ऐसे बालकों में पढ़ने के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। ये बस वही चीज़ दी है कि छात्रों की योग्यता के अनुसार हमें पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए। ये नहीं कि हमें उनके लेवल के हिसाब से नहीं तैयार कराए और बहुत हाई लेवल का उनसे करवा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनकी क्षमता और रुचि और योग्यता के अनुसार ही हमें चयन करना चाहिए। आगे हैं, ऐसे अभ्यास दिए जाएं जिनकी उपयोगिता का छात्र भी अनुभव करते चलें। बालकों को स्वयं अपनी प्रगति जानने का भी अवसर दिया जाए। रोचक एवं उपयोगी पुस्तकों की चर्चा, घटनाओं का वर्णन, साहसिक कहानियाँ जिनमें कम प्रतिभा वाले बालक भी परिश्रम एवं अध्ययन द्वारा महान बन गए हों, सुनाई जाएं और छात्रों से पढ़वाई जाएं। वही चीज़ है कि जब हम बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जो रोचक होंगी और उनकी चर्चा करेंगे, घटनाओं का वर्णन करेंगे
और कुछ ऐसे लोगों की कहानियां सुनाएंगे। बहुत से बच्चे क्या होता है कि उन्हें ये लगता है हम ये नहीं कर सकते, तो वो करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और जब हम उन्हें ऐसी कहानी सुनाएंगे कि जो बचपन में कुछ नहीं करते थे, या बचपन में ये लगता था कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा आगे और वो महान पुरुष बने, तो उन कहानियों से उन्हें मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसी कहानियां बच्चों को सुनानी चाहिए, जिससे उनमें ये सोच हो, ये इस भावना का विकास हो कि हम भी कर सकते हैं। आगे है, बालक में छिपी हुई किसी विशिष्ट प्रतिभा, योग्यता, कुशलता का उसे आभास कराना, जिससे उसकी हीन भावना दूर हो, संकोच और झिझक दूर हो, आत्मसम्मान का भाव पैदा हो और वह निर्भीक बने। अभिनय, वाद विवाद आदि कार्यक्रमों से भाग लेने के लिए उसे प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। ये तो समझ आ ही गया होगा कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाया जाए उनका, ठीक है, जिससे उनकी हीन भावना दूर हो। शैक्षणिक निदान एवं उपचारिक शिक्षण का महत्व, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शैक्षणिक निदान एवं उपचारिक शिक्षण का क्या महत्व है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। आ जाते हैं। आधुनिक शिक्षण में शैक्षणिक निदान एवं उपचारिक शिक्षण एक नवीन प्रयोग है और इससे उन बालकों को विशेष लाभ है जो किन्हीं कारणों से सीखने की क्रिया में पिछड़ जाते हैं और अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाते। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों को सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता चल जाता है। कठिनाइयों एवं कारणों को दूर करने में समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होती है और बालकों को अपनी शक्ति एवं योग्यता अनुसार शैक्षणिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। उपचारिक शिक्षण द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयां दूर होती हैं और इस क्रिया से अन्य छात्रों के समय आदि की भी क्षति नहीं होती। पिछड़े बालकों की हीन भावना दूर हो जाती है और वे असमायोजन से बच जाते हैं। उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उनके व्यक्तित्व को समुचित विकास में सहायता मिलती है। तो ये शैक्षणिक निदान एवं उपचारिक शिक्षण का महत्व है। इसमें से ऑप्शन आ सकते हैं, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं भाषा दोष। जो ना समझ आया हो आप बता दीजिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं अब ये हिंदी पेडागोजी को बिल्कुल फिनिश करना चाह रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि हमें और भी देखना है, बहुत कोर्स है। भाषा दोष, यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगते हैं, उनमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे सामान्यतः अंतर्मुखी स्वभाव के हो जाते हैं। भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। देखिए, जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं या गलत पढ़ते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं और उनमें हीन भावना आ जाती है और ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, अंतर्मुखी। जो बच्चा सही पढ़ेगा और उसके बोलने चालने में कोई भी दोष नहीं होगा, उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप होगा और वो बहिर्मुखी बालक ही बन जाएगा वो धीरे धीरे। लेकिन यहाँ यही चीज़ है कि अगर बोलने में दोष है, हेजिटेशन होगी उससे, तो हकलाता है, तुतलाता है, तो उससे क्या है, वो बच्चा कम बोलेगा और वो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, अंतर्मुखी। मुख्यतः भाषा दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। उच्चारण शिक्षा की आवश्यकताएं। अशुद्ध उच्चारण से भाषा का स्वरूप बिगड़ता है। बिना उच्चारण ज्ञान के भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। उच्चारण ध्वनियों के आधार पर किया जाता है। ध्वनियों के अभाव में ना भाषा ठीक ढंग से समझी जा सकती है और ना ही उसका सम्यक ज्ञान ही हो पाता है। आगे है, उच्चारण बाल्यावस्था से ही बनता बिगड़ता है। इस कारण बालकों के उच्चारण पर विशेष बल देना चाहिए। बचपन से ही भ्रष्ट उच्चारण से बचाया जाना चाहिए। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में अनेक बोलियां, उपबोलियां प्रचलित हैं, यथा ब्रज, अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बांगड़ी, मालवी, बुंदेली आदि।
इन बोलियों का प्रभाव खड़ी बोली पर पड़ा है। इस कारण उसमें ग्रामीण भाषा का पुट मिल गया है। अध्यापक को सावधानी पूर्वक ग्रामीण बोलियों के उच्चारण के प्रभाव से बच्चों को मुक्त करना चाहिए। दुर्भाग्यवश अध्यापक भी इस दुष्प्रभाव से वंचित नहीं है, इसीलिए अशुद्ध उच्चारण प्रचलित है। देखिए, जब बच्चा स्टार्टिंग में बोलना सीखता है तभी हमें उन्हें थोड़ा सा समझाना चाहिए। बहुत से बच्चे गलत तो बोलेंगे ही भाई, उन्हें नहीं आता, लेकिन वो गलत बोलते हैं तो उनके साथ पेरेंट्स भी गलत बोलते हैं। पेरेंट्स भी उसे सही शब्द का ज्ञान नहीं कराते और वो भी उसी भाषा का यूज़ करने लगते हैं। वो भी उसी शब्द को जब भी उनसे कुछ बात करते हैं तो वो भी बच्चे के द्वारा बोले गए शब्दों को ही यूज़ करते हैं। तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है? तो यहाँ यही चीज़ कही गई है कि बचपन से ही उन्हें सही और गलत का ज्ञान कराया जाए और सही भाषा का प्रयोग कराना सिखाना चाहिए। और यहाँ यही कि यहाँ पे जो भाषाएं हैं, ये सारी भाषाएं दी हुई हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो इनमें क्या है, ब्रज भाषा का देखने को मिलता है। ब्रज भाषा क्या है, एक तरह से थोड़ी ग्रामीण भाषा है ये, ठीक है। तो अगर इस भाषा का पुट इन भाषाओं में मिलता है तो भाषा अशुद्ध हो जाती है एक तरह से, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ बस यही समझाया है। आगे देखते हैं। अहिंदी भाषी क्षेत्रों के बालकों पर प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। वहाँ के बालकों को हिंदी के उच्चारण में इन प्रांतीय भाषाओं के प्रभाव से बचाना चाहिए। हिंदी में उच्चारण संबंधी अनेक दोष एवं कठिनाइयाँ हैं, सावधानी पूर्वक इनका निराकरण करना चाहिए। इसके लिए छात्रों को उच्चारण दोष से मुक्त करना आवश्यक है। उच्चारण के दोष के कारण, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उच्चारण दोष के क्या कारण हो सकते हैं। तो यह शारीरिक कारण, वर्णों के उच्चारण का अज्ञान, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, अन्य भाषाओं का प्रयोग, भौगोलिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, स्थानीय प्रभाव, अध्यापक की अयोग्यता, प्रयत्न लाघव, दोषपूर्ण आदतें, ये सारी देखिए। शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव, अक्षरों में मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान, नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण, ये सारे क्या हैं, उच्चारण के दोष के कारण। तो ये आ सकते हैं कोई भी ऑप्शन में, आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते हैं इसे। शारीरिक कारण क्या है? शारीरिक कारण, उच्चारण दोष के कारण में शारीरिक कारण क्या है, इसकी वजह से कैसे आप उच्चारण गलत कर सकते हैं, ये देखते हैं। उच्चारण यंत्रों के विकार के कारण उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। कुछ लोगों के कंठ, तालु, होठ, दांत आदि उच्चारण अंगों में दोष होते हैं, इसीलिए वे संबद्ध ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। देखिए, किसी की बच्चे की जीभ जुड़ी होती है तो वो क्या होता है, अगर वो अलग भी कर दी जाती है तो भारी हो जाती है, तो वो इतनी आसानी से पलटा नहीं खाती। कोई बच्चा तुतलाता है, कोई बच्चा हकलाता है, कोई सुनने में असमर्थ है तो वो बोलेगा कैसे। तो ये वही चीज़ है कि शारीरिक कारण, ठीक है। आगे है वर्णों के उच्चारण का अज्ञान। हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि उसका जैसा अक्षर विन्यास है ठीक वैसे ही उच्चारित भी की जाती है। इसके बावजूद अज्ञानवश वर्णों व शब्दों के सही रूप कुछ लोग उच्चारित नहीं कर पाते हैं। जैसे आमदनी कहना, खींचने को खींचना कहना, प्रताप को प्रताप कहना, वृक्ष को वृक्ष कहना, है ना, वीरेंद्र को वीरेंद्र कहना। तो आदि यही सारी गलतियां हो जाती हैं, तो अशुद्ध उच्चारण होता है, ठीक है। आगे क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर वानी। इसका मतलब क्या है कि थोड़ी दूर दूर पर जाकर पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। मतलब अभी यहाँ पे हैं हम तो हमारे पानी का टेस्ट अलग होगा, और थोड़ा दूर हम जाएंगे, कुछ मीलों दूर या कुछ किलोमीटर दूर, तो वहाँ के पानी का टेस्ट अलग होगा। कहीं खारा पानी है, कहीं मीठा पानी है, और कहीं मीठा होके भी अलग अलग टेस्ट होता है।
ठीक है, कहीं ज़्यादा मीठा है, कहीं ज़्यादा खारा है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर पानी, मतलब थोड़ी दूरी पे जाके जैसे पानी बदलता है, ऐसे ही थोड़ी दूर दूर जाने पे बोली भी बदलती है। हर एक जगह की, हर एक क्षेत्र की बोली अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थात प्रत्येक 10 कोस 20 मील पर बानी अर्थात बाणी बदल जाती है। वास्तव में भाषा का रूप विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित नजर आता है। इसका मूल कारण क्षेत्रीय भाषाओं का खड़ी बोली पर भोजपुरी प्रभाव है। क्षेत्र के लोग ने का प्रयोग कम करते हैं तो पंजाबी क्षेत्र के लोग उसका अनावश्यक प्रयोग भी करते हैं। यथा हमने जाना है, मतलब हमने जाना है, ने के बदले कहीं ड़ा का प्रयोग, कहीं सा के बदले हा का प्रयोग, तो कहीं ए की जगह ओ और ना के बदले ए और डा का प्रयोग आदि। तो ये चीज़ें बस बताई गई हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती तो वहाँ पे भी कुछ शब्द लगा देते कुछ बोलियों के अंतर्गत, वही बस बताया गया है। अन्य भाषाओं का प्रयोग, हिंदी भाषा पर अन्य भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है जिससे उसके उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है। उर्दू के कारण हिंदी का क ख गा क ख ग हो गया है। ये जो दिया हुआ है ये क खा ग, ये मतलब का है, खा है, गा है। ठीक है, लेकिन जो ये दिए हुए हैं इसका मतलब क्या है, जहाँ ये क ख गा, जैसे इसे इसकी साउंड थोड़ी अलग होगी, ये बहुत शॉर्ट में बोले जाएंगे। ये बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब ये आधे अक्षर हो गए एक तरह से। ठीक है, बिंदी क्यों लगाई जाती है इनके नीचे कि ये आधे, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। चलिए हम हिंदी के अंतर्गत समझाएंगे, इसे अभी छोड़ दीजिए, इसका बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के कारण कॉलेज, प्लेटफॉर्म आदि अनेक शब्द जुड़ गए हैं। अंग्रेजी के कारण ही आ का उच्चारण ओ होने लगा है। भौगोलिक कारण, विभिन्न परिस्थितियों में रहने से स्वर यंत्र में भी थोड़ी बहुत विभिन्नता आ जाती है, इससे उच्चारण प्रभावित होता है। अरबवासी धूप आदि से बचने के कारण सिर पर कपड़ा बांधते हैं, गला कसा जाता है। इस कारण वहाँ क ख ग हो जाता है। थोड़ी इसकी साउंड में अंतर आएगा। हिंदी में भी विभिन्न राज्यों में हिंदी का उच्चारण इससे किंचित प्रभावित हुआ। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है इसके? उच्चारण पर मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ता है। भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण प्रभावित होता है। देखिए इतने मच्छर है ना कि बस क्या बताऊं, बैठा नहीं जा रहा है, बहुत मच्छर है आज। स्थानीय प्रभाव, जिस क्षेत्र विशेष में बालक निवास करता है वहाँ की भाषा बच्चे के उच्चारण को प्रभावित करती है। कहा भी जाता है अभी 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी, ये अभी मैंने बताया था आपको। स्थानीय बोली के प्रभाव से उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। दोबारा से ये वही आ गया है। अध्यापक की अयोग्यता, इसमें देखते हैं। उच्चारण सुधार में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर अध्यापक उच्चारण में सतर्कता नहीं रखता तो शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ है, तो छात्र उसका अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं और यह दोष सदा के लिए उनमें घर कर जाता है। प्रयत्न लाघव, ध्वनियों व शब्दों के उच्चारण में पूर्ण सावधानी न रखने पर दोष का आना स्वाभाविक है। शब्दों और ध्वनियों का उच्चारण पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। प्रयत्न लाघव विधि को अपनाने से उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। यथा परमेश्वर को परमेश्वर, मास्टर साहब को मम्मा साहब आदि। वैसे मैंने ये सुने नहीं है इस तरह के शब्द, कोई बोलता है, हो सकता है होता ही होगा तभी लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। दोषपूर्ण आदतें, वैयक्तिक दोषपूर्ण आदतें भी
अशुद्ध उच्चारण का कारण बन जाती हैं। अनुस्वरों का अधिक उच्चारण इसका प्रचलित रूप है, जैसे कहा को कहाँ कहना, या अनुस्वरों का लोप जैसा है को है कहना आदि। रुक रुक कर बोलना, शीघ्रता में बोलना, किसी की नकल करके बोलना भी उच्चारण दोष लाने के कारण हैं। शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अगर भाषा के शुद्ध रूप का वातावरण नहीं मिला तो अशुद्ध उच्चारण स्वाभाविक है। अशुद्ध उच्चारण के बीच पलने वाला बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। जिन छात्रों को अक्षरों एवं मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं दिया जाता उनमें उच्चारण दोष होता है। संयुक्ताक्षरों के संदर्भ में यह भूल अधिक होती है, जैसे स्वर्ग को सर्ग कहना, कर्म को कर्म कहना, धर्म को धर्म कहना आदि। नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण। नागरी ध्वनियों में ड, री, श, छ, ज्ञ आदि का बहुत कम प्रयोग होता है। इस कारण इनका उच्चारण अनिश्चित सा हो गया है। इस कारण इनके उच्चारण में बहुधा भूल की संभावना रहती है। आगे देखें या सोच रही हूँ कल करें। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एक मिनट कितना है। काफ़ी लंबा है ये, तो हो नहीं पाएगा। इसे देखते हैं थोड़ा सा। उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण। शॉर्ट क्वेश्चन, क्या निराकरण है उच्चारण संबंधी दोषों के? उच्चारण अंगों की चिकित्सा। अगर उच्चारण करने वाले अंगों में कोई दोष हो तो चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए। उच्चारण करने में श्वास नलिका, कंठ, जीभ, वर्ष, नाक, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि की सहायता ली जाती है। इन अंगों में दोष आने पर उच्चारण के प्रभावित होने की संभावना रहती है, इसीलिए इन अंगों में दोष आने पर तत्काल चिकित्सा करानी चाहिए। देखिए इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, आप लोग देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये बस शुद्ध शब्दों को अशुद्ध जो लोग करके बोलते हैं ये बस वही दिया हुआ है। इसमें पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट करना होगा। मैं आगे सोच रही हूँ आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं, टाइम तो ज़्यादा नहीं रह गया मेरे पास, क्या करूँ। चलिए थोड़ा सा करा के देखती हूँ, थोड़ा सा करा देती हूँ। बहुत सारे पॉइंट हैं। चलिए छोड़िए, हम आगे ही करेंगे, कल ही करेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये इसमें से थोड़ा सा करा दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। ब्लर हो गया। शैक्षिक निदान के लिए आवश्यक सामग्री। शैक्षिक निदान के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है? ब्लर क्यों हो जाता है, एक मिनट। परीक्षण आलेख, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण, लिखित परीक्षण, परीक्षाएं, लेख, गृह कार्य, मौखिक कार्य, वाद विवाद, मौखिक प्रश्न, कार्य की आदतों का अवलोकन, ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, कक्षागत क्रियाओं का में सहभागिता, विद्यालय में नियमों का पालन, स्वतंत्र रूप से कार्य की आदतें, रुचि, प्रयास, उत्पादन कार्य, छात्रों के साथ साक्षात्कार, स्वयं का निरीक्षण, विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग। ये क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि शैक्षिक निदान के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है। तो ये सारी इसकी आवश्यक सामग्री है। वैसे मैंने बताया है, लेकिन एक बार बता दिया है मैंने। और आगे देखते हैं, इस टॉपिक को जल्दी ख़त्म कराते हैं। निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र। अब देखिए इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र क्या हैं। ये तो ब्लर हो गया, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुकिए। निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र क्या हैं? आमतौर पर निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र निम्न विषयों तक ही सीमित है। वाचन से संबंधित निम्न त्रुटियां होती हैं। शब्दों का गलत उच्चारण, शब्दों की त्रुटि,
पुनरावृत्ति की त्रुटि, शब्दों के स्थानापन्न की त्रुटि, शब्दों के समुच्चय में त्रुटि आदि को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उच्चारण, शब्दों के सही उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है। व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। अंकगणित, जोड़ घटाने, भाग देने, गुणा आदि करने की गलतियों में सुधार का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र हैं ये। ठीक है, आगे है निदान प्रक्रिया। अब ये होती कैसे है तो ये देख लेते हैं। निदान प्रक्रिया कैसे होती है ये तो आपने जान ही लिया क्या होती है, इसके क्षेत्र क्या है, इसकी आवश्यक सामग्री क्या है। अब ये निदान प्रक्रिया होती क्या है। निदान प्रक्रिया के 5 महत्वपूर्ण पद या सोपान हैं। कौन कौन से? कौन से छात्र हैं जिन्हें निदान की आवश्यकता है, कहाँ, छात्रों को कहाँ समस्याएं हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ये समझ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि बच्चा, जैसे मैथ को ही ले लीजिए आप, और आप मैथ को ही ले लीजिए, ये समस्या मुझे भी आती थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि उसे कुछ आता नहीं है या वो कर नहीं पा रहा, लेकिन हमें ये देखना है कि उसे दिक्कत कहाँ हो रही है। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, चारों चीज़ें हैं। ठीक है, अब बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है ये हमें देखना है, और उस एक दिक्कत की वजह से, उस एक समस्या की वजह से वो पूरा सवाल सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पूरा ही नहीं आता। अब वो उस वजह से, एक दिक्कत की वजह से वो होपलेस हो रहा है, तो जो उसे आता है वो भी नहीं कर पाता। तो हमें बस यही देखना है उसकी जो समस्या है वो कहाँ आ रही है। क्या वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, या वो डिवाइड नहीं कर पा रहा, या उसे प्लस करने में दिक्कत आ रही। तो ये हमें अपने जो है निदान प्रक्रिया के द्वारा ये हमें पता करना है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। तब उसका हमें निदान करना है कि बच्चे को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, बाकी वो कर पा रहा है आसानी से, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि ये नहीं कर पाऊंगा मैं, बीच का पार्ट ये है इस सवाल का, तो वो पूरा ही छोड़ देता है। तो यही चीज़ है कि हमें ये देखना है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है, छात्रों को कहाँ समस्या है। आगे क्यों, समस्या का क्या कारण है, क्या उपचार और सुझाव दिए जाएं, कैसे, समस्या की रोकथाम कैसे की जाए। इन्हीं 5 पदों को विस्तृत रूप से अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन। सर्वप्रथम उन छात्रों की खोज की जाती है जो विद्यालय में समायोजन कर पाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, जो किसी एक या अधिक विषयों में कमजोर होते हैं तथा स्कूल की अन्य क्रियाओं में समायोजन नहीं कर पाते। ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए आमतौर पे बच्चे क्या होता है, स्कूल आते नहीं हैं, ठीक है, ढंग से काम सीखते नहीं है, टीचर क्या सिखा रहा है, स्कूल नहीं आते और उन्हें समझ नहीं आता, उनकी गति धीमी हो जाती है काम करने की, फिर वो टीचर के लिए एक समस्यात्मक बालक बन जाते हैं एक तरह से। तो उनके आगे फिर समस्याएं आती हैं, तो फिर उसी का निदान यही उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा या प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, क्योंकि वो और विद्यार्थियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। प्रत्येक छात्र को अपनी कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास जाना चाहिए। बच्चों को अपनी प्रॉब्लम टीचर से बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो बोला नहीं तो टीचर को थोड़ी ना समझ आएगी कोई बात। उन्हें अपनी परेशानी बतानी चाहिए, समस्या बतानी चाहिए, तभी शिक्षक उसका निदान कर पाएगा। जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। विद्यालय में हुई परीक्षाओं के परीक्षाफल के आधार पर भी ऐसे छात्रों का चयन किया जा सकता है। कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि IQ काफ़ी ऊंची होने पर भी निष्पादन काफ़ी निम्न स्तर का होता है। देखिए बुद्धि लब्धि तो काफ़ी ऊंची है, लेकिन फिर भी वो उस हिसाब से उनका रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन वो पढ़ाई में वो चीज़ नहीं दिखा पाते। अब उन्हें कहाँ दिक्कत है ये शिक्षक को पता करना पड़ता है। ठीक है, छात्रों के कठिनाई स्थलों का चयन। इस कार्य के लिए सबसे उत्तम यंत्र नैदानिक परीक्षाएं ही हैं, जो बालक की कमजोरियों और क्षमता के बारे में सही जानकारी देती हैं। परीक्षा का नैदानिक महत्व उसको
प्रयोग करने वाले अध्यापक पर निर्भर करता है। परीक्षा के स्वरूप पर कम नैदानिक परीक्षाओं पर द्वारा यह देखा जाता है कि बालक विषय विशेष के मूल प्रत्ययों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों, नियमों आदि पर आधारित कितनी कठिनता स्तर के प्रश्न सही हल कर सकता है और उसको किस स्थलों पर आकर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अनौपचारिक परीक्षण, अवलोकन अथवा साक्षात्कार जरूरी है। देखिए बहुत लंबा टॉपिक हो रहा है, क्या करूं मैं, सोचें ये शुरू करा है तो ख़त्म करा ही दूं। कठिनाई स्थलों का विश्लेषण। कोई बालक लगातार विशेष प्रकार की गलती क्यों कर रहा है यह जानना बड़ा कठिन है। बालक की विषयगत कमजोरी एवं कठिनाई की प्रवृत्ति या कठिनाई स्थलों का पता चल जाने पर कमजोरी तथा कठिनाई के कारणों का पता लगाया जाता है। अध्यापक इन कारणों को शारीरिक दोषों, संवेगों की अस्थिरता, अरुचि, बुरी आदतों, बुद्धि में कमी, विद्यालयी कारणों जैसे उचित शिक्षण का अभाव, अध्यापक एवं सहपाठियों का दुर्व्यवहार, परीक्षा में बार बार विफलता, छात्र में अध्यापक द्वारा रुचि न लेना, पक्षपातपूर्ण रवैया, कठोर अनुशासन आदि घरेलू कारण जैसे माँ बाप एवं संबंधियों द्वारा दुर्व्यवहार, पढ़ाई में उचित साधनों पर एवं वातावरण का अभाव, निर्धनता, घरेलू कार्यों में व्यस्तता आदि में खोजने का प्रयत्न करता है। देखिए उसे छात्र को क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों कठिनाई आ रही है, तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसके ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही कोई परेशानी हो उसी वजह से बच्चा पिछड़ रहा है। हो सकता है उसे स्कूल के बाहर कोई परेशानी हो, या हो सकता है उसे घर में भी कोई दिक्कत हो। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण छात्र का पूर्ण विकास नहीं होता और वो अपने अपने कार्य को सही से नहीं कर पाता। अब उसके बहुत से कारण कौन कौन से होते हैं। शिक्षण का अभाव है, या अध्यापक कभी कभी क्या करता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, सहपाठियों के साथ, मतलब जो उसके संग और बच्चे हैं तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगता है। और पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी अपने आप हो जाता है कई बार कि जो बच्चे होशियार होते हैं टीचर उनसे अच्छी तरह व्यवहार करता है, और जो इस तरह के बालक होते हैं उनसे नहीं ढंग से बात करते, तो ये भी उसका कारण हो सकता है। बार बार उसे विफलता मिल रही हो किसी चीज़ में तब भी, या उसे रुचि नहीं हो, ठीक है, अनुशासन ज़्यादा हो टीचर का तो उससे भी होता है, या घरेलू कारण भी होते हैं बहुत से, ठीक है। तो वही चीज़ है ये उपचारात्मक प्रक्रिया। देखिए ये अब मैं कल कराऊंगी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो रहा है, मेरा फ़ोन भी हैंग हो जाएगा। चलिए तो आप लोग यहीं तक अपने अच्छे से याद करिए, तैयार करिए इसे, ये हमारा कल के लिए टॉपिक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें देख लीजिएगा अच्छी तरह, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो उसे दोबारा से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।